एक अद्वितीय छवि जिसने दशकों के शोध और बहस को प्रेरित किया। ट्यूरिन का कफन इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। ट्यूरिन का कफन एक ऐसा वस्त्र है जिस पर यीशु मसीह की सूली पर चढ़ाई जाने के बाद की छवि अंकित है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इस पर वर्षों से बहस चल रही है, लेकिन कफन एक बार फिर सुर्खियों में है। सी है ट्यूरिन के कफन के प्राचीन रेशों के भीतर वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत चीज खोजी है, डीएनए। लेकिन जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो शोध दल पूरी तरह से अवाक रह गया। दुनिया भर के लाखों विश्वासियों के लिए यह कफन यीशु मसीह का कफन है, पुनरुत्थान का एकमात्र भौतिक प्रमाण, एक मूक गवाह, एक पांचवा सुसमाचार जो स्याही से नहीं बल्कि रक्त से लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे समर्थन का अनुरोध करते हैं। एक लाइक और सब्सक्रिप्शन आपकी सराहना दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है और हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। हालांकि संशयवादियों के लिए कफन एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। वे इसे मध्य युग की सबसे परिष्कृत और विश्वसनीय नकली कृति मानते हैं। कुछ का दावा है कि इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया होगा। वहीं कुछ अन्य तर्क देते हैं कि यह किसी अज्ञात कलाकार की रचना थी, जिसे चमत्कार की आशा में तीर्थयात्रियों को धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर तैयार किया गया था। 600 वर्षों से अधिक समय से यह बहस जारी है। एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ तर्क, और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा है। लेकिन 21वीं सदी में विशुद्ध दर्शन और अटकलों का युग समाप्त हो गया। विज्ञान ने ठंडे दिमाग से, सटीक और अडिग दृष्टिकोण से इस परिदृश्य में प्रवेश किया। आनुवंशिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉरेंसिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी ने उन चीजों को संभव बना दिया जो कभी अकल्पनीय थीं। शोधकर्ताओं ने कफन को पवित्र प्रतीक के रूप में देखना बंद कर दिया। उन्होंने इसे एक अपराध स्थल के रूप में, एक अनसुलझे मामले में सबूत के रूप में, और 2000 वर्षों के इतिहास को चुपचाप दर्ज करने वाली एक जैविक हार्ड ड्राइव के रूप में जांचा। उन्होंने रेशों में समाहित डीएनए को निकाला और उसका अनुक्रमण किया। उन्होंने प्रत्येक धागे को एक्स-रे से स्कैन किया। उन्होंने खून के धब्बों को अणुओं, परमाणुओं और मौलिक संकेतों में विश्लेषित किया। उन्हें सरल उत्तरों की उम्मीद थी, जैसे किसी एक व्यक्ति के निशान या शायद किसी मध्ययुगीन कलाकार द्वारा छोड़े गए रंग के अवशेष। लेकिन जो मिला वह इतना सरल नहीं था। पड़ुआ विश्वविद्यालय के आनुवंशिक विश्लेषकों और डीएनए की गुप्त कंप्यूटराई प्रयोगशालाओं में काम कर रहे भौतिकविदों ने ऐसे परिणाम खोजे जिन्होंने सबसे अनुभवी वैज्ञानिकों को भी झकझोर दिया। आंकड़ों ने न केवल मौजूदा सिद्धांतों पर सवाल उठाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। संशयवादी व्याख्याएं और पारंपरिक धार्मिक व्याख्याएं दोनों ही परिणामों के भार तले धराशायी हो गईं। कफन महज कपड़ा नहीं रह गया था, यह एक नक्शा बन गया था। एक ऐसा नक्शा जो 2000 साल पहले शुरू हुई एक यात्रा को दर्शाता था। पीड़ा का एक ऐसा सटीक रिकॉर्ड जिसे दोहराया नहीं जा सकता, और ऊर्जा के एक तीव्र विस्फोट का प्रमाण जिसकी प्रकृति को आधुनिक भौतिकी आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। यह अब तक की सबसे व्यापक फॉरेंसिक जांच की शुरुआत थी। हम उन निशानों का पीछा करेंगे जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म पराग कण, आणविक अवशेष, जैविक निशान, और कदम दर कदम हम यह पता लगाएंगे कि वास्तव में किसका खून इन धागों में समाया था। और ऐसा क्यों लगता है कि यह यातना की चीख है जो शब्दों में नहीं बल्कि जैव रसायन की भाषा में कही गई है। हम छवि के पीछे के भौतिकी का अध्ययन करेंगे, एक ऐसी छवि जो एक ही समय में फोटोग्राफिक नेगेटिव, होलोग्राम और एक्स-रे का काम करती है। हम उस सवाल का जवाब भी देंगे
जिसने वैज्ञानिक जगत को स्तब्ध कर दिया था। डीएनए विश्लेषण ने शोधकर्ताओं को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि यह कलाकृति यूरोप में नहीं बनाई जा सकती थी, और यह उन घटनाओं की गवाह है जिन्होंने मानव इतिहास को बदल दिया। आधुनिक आनुवंशिक निष्कर्षों के सदमे को सही मायने में समझने के लिए हमें वैज्ञानिक कफन अनुसंधान, आधुनिक सिंडोलॉजी की शुरुआत में वापस जाना होगा। उस क्षण में जब मानवता ने पहली बार लिनेन की छाया में छिपे चेहरे को देखा था। वह क्षण 28 मई 1898 को ट्यूरिन में आया। साकोंडोपिया नामक एक वकील, नगर परिषद सदस्य और उत्साही शौकिया फोटोग्राफर को राजा अल्बर्टो प्रथम द्वारा राजकुमार के विवाह के सम्मान में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी के दौरान इस अवशेष की तस्वीर लेने की दुर्लभ अनुमति दी गई थी। उस समय फोटोग्राफी इतनी आसान नहीं थी। यह धीमी, तकनीकी और चुनौतीपूर्ण थी। पियर ने एक सूटकेस के आकार का कैमरा कैथेड्रल के अंदर ऊंचे मचान पर चढ़ाया। उन्होंने धुंधले वातावरण में भी अच्छी रोशनी के बीच लिए शक्तिशाली मैग्नीशियम फ्लैश और लैंप का सहारा लिया। उन्होंने 50 गुणा 60 सेंटीमीटर की 2 बड़ी कांच की प्लेटों को एक्सपोज किया। उस रात देर से अपने घर के डार्क रूम में, जो केवल एक लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, पिया ने एक प्लेट को डेवलपिंग केमिकल्स के घोल में डुबोया। और फिर वह घटना घटी। जैसे ही छवि कांच पर उभरने लगी, पियर सदमे से उस अनमोल नेगेटिव को लगभग गिरा ही देता। उसने जो देखा वह अवास्तविक, लगभग अलौकिक प्रतीत हुआ। फोटोग्राफिक नेगेटिव पर जहां प्रकाश को अंधकार में और अंधकार को प्रकाश में बदलना चाहिए था, वहां धुंधले धब्बे की तरह कोई धुंधला दाग नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट उच्च कंट्रास्ट वाली, आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत पॉजिटिव छवि दिखाई दी। एक चेहरा, धंसी हुई बंद आंखें, टूटी हुई नाक, मूंछें और 2 भागों में बंटी दाढ़ी, दाहिने गाल पर चोट के निशान। पहली बार लिनेन में छिपी आकृति अब परछाई नहीं थी। वह एक पुरुष था। उसके चेहरे पर राजसी, शांत और प्रभावशाली भाव थे। फिर भी वह एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा था जिसने अभी अभी अकल्पनीय शारीरिक पीड़ा सहन की थी। इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। यह महज एक आश्चर्य नहीं था। इसने कफन के बारे में लोगों की समझ में एक क्रांति ला दी। पेंट, चारकोल या खून से बनी कोई भी सामान्य आकृति जब फोटोग्राफिक नेगेटिव में परिवर्तित होती है तो उसका व्यवहार अनुमानित होता है। हल्के क्षेत्र गहरे हो जाते हैं, गहरे क्षेत्र हल्के हो जाते हैं। इसका परिणाम विकृत और अप्राकृतिक होता है। चेहरा एक सपाट मुखौटे जैसी छवि में बदल जाता है। लेकिन कफन अलग था। जब उसकी नेगेटिव में तस्वीर ली गई तो वह किसी जीवित व्यक्ति की असली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जैसी लग रही थी। इस एक तथ्य ने सब कुछ बदल दिया और आज तक इसे नकारना नामुमकिन है। चाहे कोई कितना भी संशयवादी हो या इसे गलत साबित करने पर तुल्ला हो, कपड़े पर जो हम नंगी आंखों से देखते हैं वह कोई सामान्य छवि नहीं है। वह पहले से ही एक नेगेटिव है और इससे एक अनसुलझा सवाल खड़ा होता है। 10वीं या 11वीं शताब्दी के मध्य युग में फोटोग्राफी के सिद्धांतों को कौन समझता था? कौन जानता था कि प्रकाश को उलटकर एक छिपी हुई छवि बनाई जा सकती है? इसका जवाब सीधा साधा है, कोई नहीं। भला कौन जानबूझकर बिना किसी पूर्वालोकन या परिणाम की पुष्टि के एक परिपूर्ण नकारात्मक छवि बना सकता है? अगर ऐसा होता तो फोटोग्राफी अगले 800 वर्षों तक अस्तित्व में ही नहीं आती। मानव आंख और मस्तिष्क जैविक रूप से दुनिया को नकारात्मक रूप में देखने में सक्षम नहीं है। प्रकाश और छाया के इतने सटीक अंतरों के साथ इसे पुनः प्रस्तुत करना तो दूर की बात है।
यही पहला सच्चा रहस्य था। संदेह की प्रतीत होने वाली ठोस दीवार में पहली दरार। कफन किसी चित्र की तरह व्यवहार नहीं करता था, यह एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह व्यवहार करता था जो समय के एक ही क्षण को कैद कर लेता था। वर्षों से इस कपड़े की जांच एक्सरे, पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त इमेजिंग और लेजर स्कैनिंग के माध्यम से की गई है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य कभी भी छवि में ही नहीं था। यह गंदगी में, धूल में और 2000 वर्षों की आवाजाही, उपयोग और बाहरी प्रभावों के दौरान लिनन के रेशों के बीच फंसे सूक्ष्म कणों में छिपा था। 2015 में पडुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जियानी बरकाची के नेतृत्व में आनुवंशिकीविदों और जीव विज्ञानियों की एक टीम को इस अवशेष तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की गई। उनका मिशन जितना साहसिक था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। इसका पता लगाना और विश्लेषण करना। डीएनए। वे ईश्वर के डीएनए की खोज नहीं कर रहे थे। विज्ञान को यह नहीं पता कि ऐसे निशान कैसे दिखते हैं। कोई संदर्भ नमूना नहीं है, तुलना करने के लिए कोई मानक नहीं है। शोधकर्ता किसी एक व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे कपड़े के इतिहास का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। यह कहाँ रहा होगा, इसे किसने छुआ होगा और सदियों से किन हाथों ने इसे थामे रखा होगा। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए रोगाणु रहित सूक्ष्म वैक्यूम उपकरणों का उपयोग किया, जिनमें अति सूक्ष्म फिल्टर लगे थे। इन उपकरणों ने धूल, पराग और कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कणों को न केवल कपड़े की सतह से बल्कि ताने और बाने के धागों के बीच की गहरी जगहों से भी धीरे से एकत्र किया, जहां प्राचीन निशान सदियों से सील बंद रह सकते हैं। उन्होंने 1988 में जीर्णोद्धार के दौरान एकत्र किए गए कणों का भी विश्लेषण किया, जिन्हें अभिलेखीय भंडारण में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। इस कार्य ने विज्ञान की सुरक्षित सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया, यहां तक कि सबसे छोटा आधुनिक संदूषण जैसे छींक, सांस या किसी पुजारी संरक्षक या तकनीशियन की त्वचा का एक छोटा सा कण भी प्राचीन संकेतों को मिटा सकता था और उनकी जगह आधुनिक आनुवंशिक शोर उत्पन्न कर सकता था। नमूनों को एक अति स्वच्छ प्रयोगशाला में ले जाया गया। वहां अगली पीढ़ी की अनुक्रमण तकनीक एनजीएस का उपयोग करके अनुक्रमण शुरू किया गया। वैज्ञानिकों ने पौधों और मनुष्यों दोनों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर ध्यान केंद्रित किया, और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। नाभिकीय डीएनए के विपरीत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रतिकोशिका सैकड़ों प्रतियों में मौजूद होता है। यह केवल मातृवंश के माध्यम से ही अगली पीढ़ी में जाता है और प्राचीन सामग्री में कहीं अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। यह भौगोलिक उत्पत्ति और मानव प्रवास के एक शक्तिशाली और विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है। हफ्तों तक कंप्यूटर लगातार चलते रहे, लाखों न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को डिकोड करते रहे और उनकी तुलना दुनिया भर की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक जीनोमिक डेटाबेस से करते रहे। जब अंतिम आरेख स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिनमें आनुवंशिक एचएलओ समूहों और पैतृक वंशों के मानचित्र थे, तो शोधकर्ताओं को एहसास हुआ कि वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसकी कोई सरल व्याख्या या जालसाजी संभव नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति का आनुवंशिक प्रोफाइल नहीं था, यह तो पूरी मानवता का आनुवंशिक चित्र था। यह निष्कर्ष प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए और इस पर प्रतिक्रिया बेहद तीव्र रही। इन परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। वैज्ञानिकों को एक स्पष्ट और प्रमुख आनुवंशिक पहचान मिलने की उम्मीद थी। अगर कफन फ्रांस में बना मध्य युगीन जालसाजी होता, जैसा कि संशयवादियों का लंबे समय से तर्क रहा है, तो परिणामों में यूरोपीय डीएनए, विशेष रूप से फ्रांसीसी या इतालवी डीएनए का प्रभुत्व होना चाहिए था। दूसरी ओर, अगर यह यरूशलेम का कोई प्रामाणिक अवशेष होता,
जो कभी इस क्षेत्र से बाहर नहीं गया होता, तो आनुवंशिक निशान लगभग पूरी तरह से मध्य पूर्व की ओर इशारा करते। उन्होंने जो देखा वह ऐसा नहीं था। इसके बजाय जो प्रकट हुआ वह अराजकता थी। एक ही कपड़े पर पूरी दुनिया अंकित थी। कफन से यूरेशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों के लोगों के आनुवंशिक निशान मिले। आइए देखें कि उन्हें क्या मिला। सबसे पहले मध्य पूर्व। वैज्ञानिकों ने हैप्लो समूहों की पहचान की, जो आमतौर पर ड्रू समुदाय से जुड़े होते हैं। ड्रू एक घनिष्ठ, ऐतिहासिक रूप से अलग थलग जातीय धार्मिक समुदाय है, जो इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। ड्रू का डीएनए अत्यंत प्राचीन और उल्लेखनीय रूप से स्थिर माना जाता है, जो सदियों के अलगाव के कारण हजारों वर्षों में बहुत कम बदला है। यह इसे भौगोलिक उत्पत्ति का एक शक्तिशाली संकेतक बनाता है और मध्य पूर्व से संबंध का मजबूत प्रमाण प्रदान करता है। दूसरे पश्चिमी यूरोप के हैप्लो समूह, जैसे U5P और H1 से H3, ठीक वैसे ही दिखाई दिए जैसा अपेक्षित था। 15वीं शताब्दी से ही यह कफन यूरोप में रखा हुआ है, पहले चैम्बरी में, फिर ट्यूरिन में। इसकी देखभाल गरीब क्लेयर की ननों ने की, जिन्होंने इसकी मरम्मत की सीवॉय परिवार के सदस्यों ने की, जो इसके मालिक थे, और सदियों से अनगिनत यूरोपीय तीर्थयात्रियों ने की। तीसरा, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका। हैप्लो समूह L3CM एक उभरा, जो मिस्र और इथियोपिया जैसे क्षेत्रों की ओर इशारा करता है। यह अप्रत्याशित और बेहद दिलचस्प था, जो अफ्रीका में दुनिया के कुछ शुरुआती ईसाई समुदायों के साथ संपर्क का संकेत देता है। चौथा, दक्षिण एशिया। हैप्लो समूह M29, M56 और R8 दिखाई दिए। ये आनुवंशिक मार्कर भारतीय उपमहाद्वीप के विशिष्ट हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात पूर्वी एशिया से मिले निशान थे। चीन से जुड़े D4 और G2A जैसे हैप्लो समूह मौजूद थे। चीन, भारत, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, ये सब एक प्राचीन कपड़े में कोडित हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? यदि कफन लगभग 1350 ईस्वी में फ्रांस के एक मठ के नम तहखाने में बनाया गया एक नकली कफन था, तो उस पर चीनी और भारतीय डीएनए के अंश कैसे मौजूद हो सकते हैं? मध्ययुगीन युग में वैश्वीकरण का अस्तित्व नहीं था। दूर दूर तक संपर्क अवश्य थे, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर नहीं कि कपड़े के एक टुकड़े पर इतने व्यापक और स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य आनुवंशिक निशान रह जाएं। इसका उत्तर रहस्य से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक निकला। कफन केवल एक दफन कपड़ा नहीं है, यह एक यात्री है। जब पड़ुआ के वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक डेटा का मानचित्रण किया, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। आनुवंशिक वितरण लगभग सटीक भौगोलिक सटीकता के साथ एक प्राचीन ऐतिहासिक मार्ग से मेल खाता था, जिसे कई विद्वानों ने लंबे समय से किंवदंती मानकर खारिज कर दिया था। मेंडेलियन के नाम से जानी जाने वाली मानव निर्मित प्रतिमा की यात्रा। प्रारंभिक बीजांटिन, सीरियाई और अरबी स्रोतों के अनुसार कफन को 4 भागों में इस प्रकार मोड़ा गया था कि केवल चेहरा ही दिखाई दे, जिसे एक विशेष फ्रेम में प्रदर्शित किया गया था। टेट्राडिप्लोलोन नामक यह मुड़ी हुई कलाकृति यूरोप में नहीं रही। यह वे समय यह प्राचीन विश्व में घूमता रहा। इसकी यात्रा यरूशलेम से शुरू हुई, जो मृत्यु और पुनरुत्थान का स्थान है। वहां से यह दूसरी शताब्दी में अदेसा पहुंचा। यह कफन सदियों तक शहर की दीवारों के भीतर छिपा रहा, फिर अंततः इसे पुनः खोजा गया। अदेसा प्राचीन विश्व के एक महत्वपूर्ण चौराहे, महान रेशम मार्ग पर स्थित था। चीन, भारत, फारस और अरब से कारवां इस शहर से होकर गुजरते थे। व्यापारी रेशम और मसाले लेकर आते थे। तीर्थयात्री, राजनयिक सभी उस पवित्र अवशेष के दर्शन करने आते थे।
जिसके बारे में माना जाता था कि वह शहर की रक्षा करता है। वे उसके पास सांस लेते थे, वे उसके आवरण को चूमते थे, वे उस पवित्र अवशेष को छूते थे और हर बार छूने पर सूक्ष्म कण, त्वचा की कोशिकाएं, बालों के टुकड़े, पसीना कपड़े पर जमा हो जाते थे। सदियों दर सदियों दुनिया का डीएनए अदृश्य धूल की तरह इसकी सतह पर परत दर परत जमा होता गया। यात्रा जारी रही। तीसरा पड़ाव कॉन्स्टेंटिनोपल 944 से 124 तक। यह अवशेष बिजांटिन साम्राज्य के केंद्र में रखा गया था। बिजांटियम के सम्राटों ने इसे खरीदकर या बलपूर्वक प्राप्त किया और इसे उस समय की विश्व की राजधानी में ले गए। प्राचीन काल में कॉन्स्टेंटिनोपल एक विशाल महानगर था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर जाति, संस्कृति और क्षेत्र के लोग आकर बसते थे। फिर 1204 में चौथे धर्म युद्ध की अराजकता के दौरान शहर को बेरहमी से लूटा गया। इसके बाद कफन गायब हो गया। इसके बाद लगभग 1205 में एथेंस और ग्रीस का आगमन हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद यह अवशेष फ्रांसीसी शूरवीरों के हाथों में चला गया और कुछ समय के लिए एथेंस में रखा गया। फिर फ्रांस ने इसे 1353 में अपने कब्जे में ले लिया। यह कफन पश्चिमी यूरोप में शूरवीर जेफ्रॉय दशानी के पास पाए जाने का पहला स्पष्ट दस्तावेजी प्रमाण है और यहीं से आनुवंशिक प्रमाण मध्ययुगीन जालसाजी के सिद्धांत को ध्वस्त कर देते हैं। 15वीं शताब्दी के यूरोप में काम करने वाला कोई जालसाज चीन, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लोगों से धूल और डीएनए कैसे इकट्ठा कर सकता था? ये वे क्षेत्र थे जिनके बारे में उसे केवल मार्को पोलो जैसे दूर दराज के यात्रियों की कहानियों से ही पता था। न ही वह जानबूझकर उन निशानों को कपड़े पर इस तरह से डाल सकता था जिससे 600 साल बाद आनुवंशिक वैज्ञानिकों को धोखा दिया जा सके, काशुबाइया जा सके। कफन पर पाया गया डीएनए आकस्मिक संदूषण नहीं है। यह मानवता की सामूहिक जैविक स्मृति है। यह उन अनगिनत लोगों की चप्पलों, वस्त्रों और हाथों की धूल है जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस चेहरे को देखा है। यह जैविक रिकॉर्ड किसी भी रेडियोकार्बन परीक्षण की तुलना में वस्तु की प्राचीनता और उसके पूर्वी मूल को अधिक ठोस रूप से सिद्ध करता है। लेकिन मानव डीएनए तो कहानी का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा हिस्सा पौधों में लिखा है। पराग कणों का अध्ययन। पराग विज्ञान इस पहेली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा प्रस्तुत करता है। 2 सम्मानित विशेषज्ञों ने स्वतंत्र रूप से इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। इनमें यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध इजरायली वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर अनोम डैन और फॉरेंसिक पराग विश्लेषण के अग्रदूतों में से एक स्विस फॉरेंसिक वैज्ञानिक मैक्स फ्रे शामिल थे। अलग अलग काम करते हुए उन्होंने लिनन के रेशों में गहराई से फंसे पराग कणों की जांच की। चिपकने वाली टेपों का उपयोग करके उन्होंने कपड़े से सूक्ष्म नमूने सावधानीपूर्वक निकाले। उनकी खोज ने वनस्पति विज्ञान समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। कफन पर 58 विभिन्न पौधों की प्रजातियों के पराग की पहचान की गई। इनमें से 17 प्रजातियां यूरोप की मूल निवासी हैं। कफन के पिछले 6 शताब्दियों के दस्तावेजी इतिहास को देखते हुए यह बिल्कुल अपेक्षित था, लेकिन अधिकांश पराग अन्य स्थानों से आए थे। मध्य पूर्व तुर्की और अनातोलियन स्टेप के मूल निवासी पौधे जो अदेसा और कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरने वाले प्राचीन मार्ग से पूरी तरह मेल खाते हैं। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। पौधों का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं उगता। ये प्रजातियां केवल यरूशलेम और जेरिको के बीच एक संकीर्ण भौगोलिक गलियारे में पाई जाती हैं।
इस खोज के केंद्र में विशेष रूप से एक पौधा था, गैंडेलिया टोरन, एक कांटेदार रेगिस्तानी झाड़ी, एक प्रकार का थिसल। कपड़े पर पाए गए सभी नमूनों में से लगभग आधे परागकण इसी पौधे के थे, जो एक बहुत बड़ी और असामान्य मात्रा थी। क्या मापदंड हमेशा बड़ी और वह कांटेदार पौधे के परागकण इतने प्रभावी क्यों होंगे? एक कुलीन व्यक्ति के कफन से कांटों का संबंध क्यों जोड़ा गया? इसका उत्तर तब सामने आया जब इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों ने ईसा मसीह के कष्टों के वर्णन का पुनरीक्षण किया। कांटों का ताज, गुंडेलिया टोरना फोर्टी अपने लंबे कठोर सुई जैसे कांटों के साथ ठीक उसी प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग रोमन सैनिक यहूदियों के राजा के लिए एक उपहासपूर्ण मुकुट बनाने के लिए कर सकते थे। और अचानक पराग बोलने लगा। यह पौधा यरूशलेम के आसपास एक बहुत ही विशिष्ट समय पर, यानी वसंत ऋतु की शुरुआत में, यहूदी त्योहार फसह पेसाक के दौरान खिलता है। कपड़े के सिर और कंधों के आसपास इस खास कांटेदार पौधे के पराग कणों की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में मौजूदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर को इसी पौधे से सजाया गया था। दूसरा वानस्पतिक सुराग जाइगोपिल्म डेमोसम नामक पौधे से मिला। यह पौधा एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाया जाता है जो केवल यहूदी रेगिस्तान और सिनाई प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में उगता है। इसके परागकण भी कपड़े पर काफी मात्रा में पाए गए। फ्रांस में काम करने वाला कोई भी मध्ययुगीन जालसाज केवल इज़राइल में पाए जाने वाले पौधों से परागकण प्राप्त करके उसे सूक्ष्म स्तर पर अदृश्य रूप से कपड़े पर नहीं लगा सकता था। जालसाज ने पेंट का इस्तेमाल किया होता। पराग को पेंट नहीं किया जा सकता। यह अपराध स्थल पर एक अदृश्य मुहर की तरह काम करता है, एक भौगोलिक निशान की तरह जिसे जाली नहीं बनाया जा सकता। कई वर्षों तक, विशेष रूप से अत्यधिक तर्कसंगत 19वीं शताब्दी के दौरान, संशयवादियों ने तर्क दिया कि कफन पर लाल निशान केवल पिगमेंट गेरू, सासंगीरू, सिनेबार या टेम्पेरा को जिलेटिन के साथ मिलाकर बनाए गए थे। यह दावा 2017 में गलत साबित हुआ। पडुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जूलियो फेंटी के नेतृत्व में इतालवी शोधकर्ताओं की एक टीम ने ट्रिएस्टे के एक अस्पताल के चिकित्सकों के साथ मिलकर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके धब्बों की जांच की। नैनोस्केल पर सामग्री का विश्लेषण करने पर उन्होंने वर्णक नहीं बल्कि रक्त पाया। मानव रक्त समूह AB सबसे दुर्लभ रक्त समूहों में से एक है। फिर भी यह प्राचीन ईसाई अवशेषों पर अक्सर पाया जाता है, जिनमें ओवेडो का सुडेरियम भी शामिल है। लेकिन यह किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसमें हीमोग्लोबिन से बंधे क्रिएटिनिन और फेरिटिन के नैनो कणों की पहचान की। इस प्रकार की अत्यधिक सांद्रता केवल एक ही स्थिति में प्रकट होती है, गंभीर घातक आघात, निर्जलीकरण और व्यापक मांसपेशी क्षति के साथ लंबे समय तक यातना। बार बार चोट लगने से जब मांसपेशियों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिसे रैब्डोमियोलाइसिस कहा जाता है, तो रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और कपड़े पर मौजूद खून ने ठीक यही दर्ज किया। यह दर्द की एक जैव रासायनिक चीख थी। विश्लेषण से पता चला कि इस कपड़े में लिपटे व्यक्ति की मृत्यु साधारण रूप से नहीं हुई थी। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि सूली पर चढ़ाने से पहले ही उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह जीवित नहीं रह सकता था। यह रोमन लोगों द्वारा सीसे के वजह जड़े हुए चमड़े के कोड़ों से दी जाने वाली कोड़ों की सजा के सुसमाचारों के वृत्तांतों से पूरी तरह मेल खाता है। ऐसा है, शरीर पर 100 से अधिक कोड़ों के निशान हैं। रक्त की रासायनिक संरचना उस पीड़ा की कहानी बयां करती है जिसे कोई भी चित्रकार चित्रित नहीं कर सकता। एक कलाकार घाव की बनावट को चित्रित कर सकता है,
लेकिन कोई भी कलाकार अत्यधिक आघात से ग्रस्त शरीर की जैव रासायनिक विशेषताओं की नकल नहीं कर सकता। इसमें बहुआघात गुर्दे की विफलता और हाइपोएल्मिक शॉक शामिल हैं। एक और लंबे समय से चला आ रहा रहस्य खून का रंग था न था। कपड़े पर लगे धब्बे लाल दिखाई देते हैं। आमतौर पर प्राचीन रक्त समय के साथ गहरा भूरा या काला हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि इसमें बाइलेरुबिन का स्तर असामान्य रूप से अधिक था, जो अत्यधिक तनाव और गंभीर आघात के दौरान यकृत द्वारा स्रावित एक पदार्थ है। बिलीरुबिन सदियों तक खून के लाल रंग को संरक्षित रखते हैं। यातना झेल चुके व्यक्ति का खून लाल ही रहता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है। यह अत्यधिक तनाव में जैव रसायन की एक प्रक्रिया है। इस बिंदु पर कई लोग एक ही सवाल पूछते हैं, प्रसिद्ध रेडियोकार्बन डेटिंग का क्या हुआ? 1988 में रेडियोकार्बन परीक्षण ने इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दुनिया की 3 प्रमुख प्रयोगशालाओं ऑक्सफोर्ड, ज्यूरिख और एरिजोना ने 95% विश्वास के साथ अपने परिणाम घोषित किए। उनके मापों के अनुसार कपड़ा 1260 से 1390 के बीच का था। मध्य युग का एक जालसाजी। दुनिया ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। यहां तक कि चर्च भी पीछे हट गया और कफन को अवशेष के बजाय एक प्रतीक के रूप में संदर्भित करने लगा। लेकिन विज्ञान का विकास कभी नहीं रुकता। 30 साल बाद शोधकर्ताओं ने उस घातक गलती के स्थान का पता लगाया। गलती तकनीक में नहीं थी, गलती नमूने के मानवीय चयन में थी। 1988 में कफन के बिल्कुल किनारे से डाक टिकट से भी छोटा कपड़े का एक नन्हा सा टुकड़ा काटा गया था। सदियों से उस कोने को अनगिनत बार छुआ गया था। सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान बिशप और कार्डिनलों द्वारा पकड़ा गया था। पसीना, त्वचा का तेल, मोम, जीवाणु आदि उस कोने पर लग गए थे। कपड़े के बाकी हिस्सों की तुलना में उस किनारे पर ज्यादा गंदगी और घिसावट थी। लॉस अलामोस के रसायनज्ञ रे रॉजर्स के आगे के शोध से एक और भी ज्यादा नुकसानदेह बात सामने आई। मध्य युग में उस कोने की इतनी कुशलता से मरम्मत की गई थी कि किसी को पता ही नहीं चला। यह नमूना पूरे कफन का प्रतिनिधि नहीं था। और इस एहसास के साथ ही 1988 की निश्चितता टूटने लगी। कफन की मरम्मत करने वाले फ्रांसीसी भिक्षुओं ने अदृश्य मरम्मत नामक आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने क्षतिग्रस्त किनारे को नए सूती धागों से मजबूत किया, जिन्हें पुराने लिनन के रंग से मेल खाने के लिए सावधानी पूर्वक रंगा गया था। बाद में 1988 में काटे और परीक्षण किए गए नमूने के रासायनिक विश्लेषण से कपास के रेशों की उपस्थिति का पता चला। यही एक स्पष्ट संकेत था। कफन के मुख्य भाग में कपास बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से लिनन से बना है। मरम्मत को छिपाने के लिए कपास के धागों को पुराने कपड़े के साथ मिलाने के लिए अल्जारिन डाई से रंगा गया था और जोड़ने वाले पदार्थ के रूप में गोंद अरबी का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे शब्दों में 1988 में परीक्षण किया गया कपड़ा मूल कपड़ा नहीं था। प्रयोगशालाओं ने पैच की तारीख तय की थी, न कि कफन की। उन्होंने मध्ययुगीन सूती कपड़े और सदियों से जमी हुई गंदगी की आयु मापी, न कि पहली शताब्दी के लिनन की। यह कोई मामूली चूक नहीं थी। यह एक बड़ी नमूना त्रुटि और बुनियादी पुरातात्विक प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था। किसी कलाकृति के सबसे अधिक दूषित और बुरी तरह से मरम्मत किए गए हिस्से की आयु का निर्धारण करना, किसी प्राचीन मूर्ति की आयु का निर्धारण उसके आधार पर चिपकी हुई च्यूइंग गम का विश्लेषण करके करने जैसा है।
इस खामी को पहचानते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि की खोज शुरू की जो संदूषण को पूरी तरह से रोक सके। 2022 में बारी स्थित क्रिस्टलोग्राफी संस्थान के इतालवी भौतिक विज्ञानी लिबेराटो डारो ने एक मौलिक रूप से नया दृष्टिकोण अपनाया जो कार्बनिक संदूषण पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इस तकनीक को वाइड एंगल एक्स-रे स्कैटरिंग या WAXS कहा जाता है और इसने सब कुछ बदल दिया। यह विधि लिनन के स्वयं के क्षरण पर केंद्रित है, विशेष रूप से इसके रेशों में मौजूद सेल्यूलोज पर, जिसका परमाणु स्तर पर मापन किया जाता है। समय के साथ लिनन में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। सेल्यूलोज की लंबी बहुलक श्रृंखलाएं धीरे धीरे टूट जाती हैं। पृष्ठभूमि विकिरण, आर्द्रता और तापमान के निरंतर संपर्क में आने से इसकी क्रिस्टलीय संरचना क्षीण हो जाती है। यह प्रक्रिया पदार्थ की आंतरिक घड़ी का काम करती है। डारो ने कफन के नमूनों की तुलना उन कपड़ों से की जिनकी आयु निश्चित रूप से स्थापित है, जिनमें 3000 ईसा पूर्व की मिस्र की मम्मी को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया गया लिनन से लेकर 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के मध्यकालीन वस्त्र शामिल हैं। परिणामों ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। कफन के सेल्यूलोज की आयु वृद्धि दर मध्यकालीन कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यह कहीं अधिक पुरानी थी। वास्तव में कफन के लिनन की आणविक संरचना उल्लेखनीय सटीकता के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाती थी। इजराइल के मसाड़ा किले से बरामद लिनन के टुकड़े। मसाड़ा का पतन 74 ईस्वी में हुआ था और वहां मिले वस्त्रों का काल 50 से 74 ईस्वी के बीच का है, जो पहली शताब्दी ईसा मसीह के समय का है। उन्नत एक्स-रे तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने ट्यूरिन कफन की आयु को 1000 वर्ष से भी अधिक पीछे धकेल दिया है, जिससे इसकी उत्पत्ति बाइबल के इतिहास के मध्य में मानी जा सकती है। 1988 में विज्ञान ने इस चमत्कार को नकार दिया था। 2022 में आधुनिक उपकरणों की मदद से इसे फिर से जीवित कर दिया गया, लेकिन एक सवाल अनसुलझा रह जाता है। यह छवि कैसे बनी? इसमें न तो ब्रश के निशान हैं, न ही रंग, न ही स्याही। यह छवि लिनन की सतह पर मात्र 200 नैनोमीटर की गहराई में बनी है, जो मानव बाल से सैकड़ों गुना पतली है। खरोंचने पर यह गायब हो जाती है। यह पेंट नहीं है, यह ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण के कारण हुआ एक रासायनिक परिवर्तन है, किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से जला हुआ निशान। वैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयास किया, अम्ल ऊष्मा गामा किरणें, लेकिन केवल निर्वात पराबैंगनी विकिरण की एक छोटी तीव्र तरंग ही इसे दोहरा सकी। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे लेजर मौजूद नहीं थे। 4 वर्ग मीटर में छवि बनाने के लिए शरीर को 1 अरबवें सेकंड से भी कम समय तक चलने वाली ऊर्जा का एक अकल्पनीय विस्फोट करना पड़ता, जो कपड़े पर छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन उसे नष्ट नहीं करता। 1976 में नासा की तकनीक ने इससे भी कहीं अधिक अविश्वसनीय बात का खुलासा किया। कफन में शरीर रचना के अनुसार एकदम सटीक त्रिविमीय चित्र बना हुआ है। छाप की तीव्रता शरीर और कपड़े के बीच की दूरी के बिल्कुल बराबर है। ऐसा चित्र कोई भी कलाकार, चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, नहीं बना सकता। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि डिजिटल विश्लेषण से पता चला कि आंखों पर मिले सिक्के 29 ईस्वी में पोंटियस पायलट द्वारा ढाले गए दुर्लभ कुष्ठ रोगी के सिक्कों से मेल खाते हैं। इस बात की संभावना शून्य है कि किसी मध्य युगीन जालसाज को यह जानकारी हो सकती थी। कफन में यरूशलेम की धूल, वसंत ऋतु में शहर के पास खिलने वाले पौधों के परागकण और रक्त के अंश भी हैं, जो अत्यधिक यातना के जैव रासायनिक चिन्ह दर्शाते हैं। कीलें कलाई में चुभी हैं, हथेलियों में नहीं।
जो अंगूठों में तंत्रिका प्रतिवर्त सहित सटीक फॉरेंसिक जांच को दर्शाती हैं। परत दर परत, अनुशासन दर अनुशासन। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, इतिहास, मुद्रा शास्त्र। साक्ष्य 30 से 33 ईस्वी के यरूशलेम की ओर इशारा करते हैं। यह कफन व्याख्या से परे है। यह कोई चित्र नहीं है, यह एक वास्तविक मानव की होलोग्राफिक छाप है, एक फॉरेंसिक रिकॉर्ड है, इतिहास बदलने वाले एक क्षण का गवाह है। अपने तहखाने में लौटा दिया गया यह कफन मौन है, लेकिन आंकड़े बोल रहे हैं। किंवदंती, मिथक और आस्था को ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों का समर्थन प्राप्त है। शायद एक दिन हम उस ऊर्जा के प्रचंड क्षण को समझ पाएंगे जिसने यह निशान छोड़ा। तब तक यह 5वें सुसमाचार के रूप में खड़ा है, एक विश्व परिवर्तनकारी घटना का एक सशक्त गवाह। क्या आपको लगता है कि विज्ञान कभी किसी चमत्कार की व्याख्या कर पाएगा? या कुछ द्वार हृदय के लिए खुले रहने के लिए ही बने हैं, खुले रहने में नहीं?